पर आपने जो पहना हुआ है टॉपलेस, आपको ठंड नहीं लगती? मैं तो एक बार चाइना बॉर्डर चला गया ऐसे ही, वहाँ मेरे साथ वाले सिक्योरिटी वाले सब बोले अरे स्वामी जी यहाँ -20 डिग्री है। मैंने कहा योग में ताकत है। ये कंफर्टेबल है? ये कैसे, आप कैसे चल लेते हैं इसमें? चल नहीं लेते, इसमें दौड़ते हैं, सीधे भी उल्टे भी। गिर जाएंगे, संभालिए। विचित्र तब हुआ जब लोगों ने ऐसे हथेली पर फूंक मारी। बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग कैसे है? हम इतने बावड़े कि हमको किसका ही नहीं पता, तो फ्लाइंग किसका कैसे पता। काम्या, बाल से आपके थोड़े टेढ़े मेढ़े हो लेकिन आप बड़ी सीधी है। आप कभी बीमार पड़ते हैं? आज 50 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। ऐसा पॉसिबल है? आई एम लाइव एग्जाम्पल। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा वेट 65, मेरा बीपी नीचे का 70 ऊपर का 110 है, मेरा शुगर लेवल 70-75 है और मेरा एनर्जी लेवल आसमान जितना। जो चावल और गेहूं ज्यादा खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। तो मैं ये निकाल देती हूँ, मुझे तो 100 साल तक जीना है आपकी तरह। उतना ही करना काम है कि अगला भी एपिसोड कर पाओ। तो पतंजलि के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? सच बताओ मैंने भी नहीं गिने। देश को बनाने के लिए कम से कम 100 और मैं तो कहता हूँ 1000 पतंजलि खड़े होने चाहिए, 1000 टाटा बिरला अडानी खड़े होने चाहिए, 1000 इंफोसिस खड़े होने चाहिए, विप्रो खड़े होने चाहिए। जायंट्स के सामने आपने ये कंपनी खड़ी कर दी है, इससे बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, कंट्रोवर्सी भी होती है, आप पर उंगलियां भी उठाई जाती है, लोगों में ईर्ष्या है। मैंने किसी की बहस खोल रखी है, किसी आदमी का कोई मैंने बुरा नहीं किया। बावड़े लोगों पर क्या गुस्सा करना। कई सारे साधु बाबाओं ने हमारा जो विश्वास है उन पर वो थोड़ा सा हिला दिया है। आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जिसकी शुरुआत की 2 सन्यासियों ने, जिन्होंने योग को गुफा से निकालकर लोगों की घर घर तक पहुंचाया। ना सिर्फ ये, बिल्ड की एक ऐसी कंपनी जिसने हमें हमारे ट्रेडिशनल रूट्स, एंशिएंट विजडम, आयुर्वेदा और योगा की जड़ों से जोड़ दिया और साथ ही दिया रोजगार भारत के 1 लाख लोगों को डायरेक्टली और 5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली, बनाते हुए सबको आत्मनिर्भर। पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का मार्केट वैल्यू आज है क्लोज टू 1 लाख करोड़ रुपए। तो स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम मिलेंगे वर्ल्ड रिनाउंड गुरु बाबा रामदेव जी से एंड को फाउंडर ऑफ द कंपनी बालकृष्ण आचार्य जी से, जिन्होंने बिल्ड किया है ये मैग्नानिमस पतंजलि योगपीठ। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ एज रामकृष्ण यादव। जिंदगी ने इन्हें कई बार चुनौतियां दी, पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी, छोटी सी उम्र में फेशियल पैरालिसिस, 6 साल की उम्र में तालाब में गिर जाना, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी और खुद योगा एंथुसियास्ट होने के नाते जब मुझे पता चला कि बाबा रामदेव मुंबई आए हैं, तो सोचा क्यों ना इनसे मिलकर खुद ही पूछ लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते काम्या जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कि काम्या जानी नाम की एक बहन है जो पूरा हिंदुस्तान छान मारा है। ओहो। और जर्रा जर्रा छान करके और हमारी सारी भारत की सांस्कृतिक प्राचीन विरासत को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। शुक्रिया, तो आपसे इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। भारत की जो हमारे छुपे हुए रहस्य हैं उससे आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। आज तो हम आपके यहाँ माया नगरी में आ गए। हाँ जी। ये माया नगरी में सच में एक अलग ही तरह की माया है। यहाँ इतना विशाल समुद्र है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और इन भवनों के बीच में कहीं जीवन पर धूल सी जम गई है, इसको भी हटाना जरूरी है। आइए अंदर बैठते हैं। हाँ जी।
आप आते रहते हैं मुंबई या कम ही आना होता है? करीब 25 साल पहले आया था मुंबई, और 20 साल पहले तो मैंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 लाख लोगों का कैंप किया होगा, जिसमें सारे यहाँ के सेलिब्रिटीज को पहली बार में मिला था। अच्छा। और अमिताभ बच्चन जी से लेकर के शिल्पा शेट्टी जी से लेकर के, और हमारे क्या बाबा क्या बोलते हैं उनको, संजय दत्त जी से लेकर अच्छा। के। मैं सोची थी और कौन बाबा हैं आपके अलावा? उनको बाबा बोलते हैं, हमको बाबा जी बोलते हैं। अच्छा। तो, लेकिन बड़ा विचित्र लगा था पहली बार, लोग ऐसे लंबी 2-3 किलोमीटर कतारों में खड़े हो जाते थे शिविर के बाद, और कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। अब हमको तो ये हाथ हिलाना मतलब पता ही नहीं था क्यों हिलाया जाता, चाटा मारते थे गांव में तो हाथ ऐसे हिलाते थे। तो लेकिन विचित्र तब हुआ जब लोगों ने ऐसे हथेली पर फूंक मारी। ये हमारे लिए बड़ा मतलब आश्चर्यजनक था कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने ऐसे रहा नहीं का, मैंने कहा ये करते क्या लोग, रोज फूंक मारते हैं। बोले बाबा जी आपको फ्लैंक किस दे अब हम इतने बावड़े कि हमको किसका ही नहीं पता, तो फ्लाइंग किसका कैसे पता। तो ऐसे ऐसे कर्म कांड हुए यहाँ। बाबा रामदेव सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योगा सिखाते हैं। इनका मानना है कि इनकी जिंदगी की सारी शोहरत, दौलत और तरक्की इनके योगा के प्रति प्रेम और ज्ञान का ही बाय प्रोडक्ट है। कि मैं दुनिया के लगभग 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचा हूँ। 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की मैंने यात्रा की है, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो मैंने खुद शिविर किए, और 10-15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेरे जो शिष्य हैं जिनको मैंने योग की ट्रेनिंग दी उन्होंने शिविर करवाया। लगभग 850-900 करोड़ की आबादी की इस दुनिया में 500 करोड़ से प्लस लोग या तो कमोबेश योग के बारे में जानते हैं या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया में बहुसंख्यक हैं, बिल्कुल, हम अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये योग की ताकत है, माने इतनी बड़ी विरासत हमारे पूर्वजों की, जिसमें जीवन का हर आयाम छिपा हुआ है। गरीबी के कारण स्वामी जी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन पुरानी किताबों से योग और आयुर्वेद के सारे छुपे रहस्य एब्जॉर्ब कर लिए। एक गांव में छोटी सी मंदिर में एक सन्यासी रहते थे, स्वामी सत्यानंद जी। तो उनके पास लाइब्रेरी थी, करीब 15,000 बुक्स थी। तो वो हमें पुस्तक ऐसे तो देते नहीं थे, तो उधार में दे दिया करते कि ये पुस्तक कल लौटा देना, ये 3 दिन में 7 दिन में लौटा देना। ऐसे हमने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली, और उसमें जब हमने योग के आसन भी और फिर और अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाना। योगा ने ना सिर्फ इनकी जिंदगी को रोशन किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी सोच दी जिससे पतंजलि बन गया भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ दुनिया का शायद सबसे बड़ा योगा और आयुर्वेद सेंटर है। हमारे लगभग 500 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, और उनके साथ जो हमारे वैद्य हैं, करीब 2,500 हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम, और 5,000 से ज्यादा हमने रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। वो इंस्टीट्यूट आप देखें, माने जो काम WHO नहीं कर पाया वो काम हमने वहां पर किया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्थान है, तो माने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का एक महातीर्थ है पतंजलि। वहां आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, पूरी टीम के साथ आप आइए। और फिर मैंने एक दिन पूरा सर्च किया नेट के ऊपर। अच्छा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो है फेसबुक, सब भरा पड़ा है तुम्हारे वीडियो से। तो अच्छे अच्छे वीडियोज आपने बनाए और करोड़ों लोगों तक उस संदेश को पहुंचाया है। तो भारत की इस पूरी सांस्कृतिक विरासत की यात्रा को अपने आगे जो बढ़ाया, तो मैं चाहूंगा कि आप हरिद्वार में आकर के दुनिया का योग का सबसे बड़ा संस्थान। काम्या, आप वैसे बाल चाहे आपके थोड़े टेढ़े मेढ़े हो, लेकिन आप बड़ी सीधी है। तो आप जरूर आइए, और हम आपको बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं घुमाएंगे, आपको सीधा सीधा घुमाएंगे। मिलते हैं फिर हरिद्वार में। जरूर जरूर। नमस्ते। थैंक यू सर। बाबा रामदेव के बुलावे पर हम पहुंच गए हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर स्थित पतंजलि योगपीठ में,
जो 2006 में स्थापित हुआ था। ये योगपीठ एकर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ है पतंजलि का मेगा स्टोर, योग भवन, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला ऑडिटोरियम और भी बहुत कुछ। वाओ, पतंजलि योगपीठ और पतंजलि का बिजनेस दोनों ही काफी फैला हुआ है। एज यू कैन सी इट्स ह्यूमंगस। फेज 1, फेज 2, फेज 3, पता नहीं और कितने सारे फेजेस। फिलहाल मैं हूँ फेज 2 में और यहाँ पर प्रसादम है जहाँ हम जाकर खाएंगे कुछ सात्विक खाना। लहसुन, प्याज और तेज मसालों के बिना भी ये सात्विक खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। यहाँ का मानना है कि आहार ही औषध है। फूड इज योर मेडिसिन। सुना है यहाँ लोग अपनी क्रॉनिक डिजीजेस के साथ आते हैं और पतंजलि के आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होकर वापस जाते हैं। यहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस ही नहीं करते बल्कि गुरुकुल, यूनिवर्सिटी और आचार्य कुलम में सीखते भी हैं। यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली अप्लाई किया जाए। आप देखकर ये कह भी नहीं सकते कि ये एक स्कूल है। ये है पतंजलि गुरुकुलम, जहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं इंडियन वैल्यूज के साथ। अलग अलग लैंग्वेजेस, ना सिर्फ संस्कृत और हिंदी, इनफैक्ट यहाँ के बच्चों को इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और कई अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस, इंडियन वैल्यूज, मॉरल सिस्टम, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों को योगा के साथ कराटे, ताइक्वांडो के साथ स्केटिंग, कुश्ती के साथ किक बॉक्सिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। एक दूसरे को बस पटकते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, और थोड़ी देर रुकी तो मुझे भी उठाकर पटक देंगे। माय गॉड। लगभग 1-2 वर्ष पहले तक तो सीबीएसई बोर्ड को ही थोड़ा फॉलो कर रहे थे, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड की तब तक तैयारी चल रही थी। लेकिन अब परम पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में, पूज्य आचार्य श्री के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड की संकल्पना पूर्ण हो चुकी है। वो भारतीय गवर्नमेंट से उसका एफिलिएशन भी हो चुका है। उसकी बुक्स भी जो है वो लगभग 8th क्लास तक तैयार हो चुकी है। तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है सीबीएसई बोर्ड के। मॉडर्न एजुकेशन जो है वो 10th तक बिल्कुल वही है। उसके साथ अपना जो वैदिक एजुकेशन है उसको हम लोगों ने ऐड ऑन किया है। नमो नमः। उपविश्यताम्। उपविश्यन्तु। Hola, buenas tardes a todos y saludos. Me llamo Antem, soy de Haryana. Soy estudiante de 11वीं clase en Patanjali Gurukulam. जितने फ्लुएंसी से ये मंत्रा और वेदास को जानते हैं, उतनी ही फ्लुएंसी से ये स्पेनिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो थैंक यू को स्पेनिश में क्या कहते हैं? ग्रासियास। ग्रासियास। 3:30 बज रहे हैं। मेरे लिए तो ये आधी रात है, पर बाबा रामदेव जी का दिन शुरू हो चुका है। अब वो जोर की दौड़ लगाएंगे। स्वामी जी की लाइफ जीना आसान नहीं। यहाँ हरिद्वार में इतनी ठंड है, सारी ठंड चली गई। सुबह के 4:30 बजे हैं। थोड़ा I'll try and catch up।
स्वामी जी ने तो बड़ी तेजी से बिना रुके 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई, पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और मैं हम शिफ्ट्स में भाग रहे थे। 60 साल की उम्र में इनका फिटनेस लेवल सचमुच काफी लाजवाब है। और ये पसीना नहीं टपक रहा तो इसका मतलब तुम टपकने वाले हो। पर मेरे फिटनेस लेवल्स का अब तक पूरा फलूदा बना नहीं था, तो स्वामी जी ने सोचा क्यों ना मुझे स्टेज पर बुलाया जाए, उनकी लाइव ऑडियंस के सामने आस्था चैनल पर। काम्या जाने के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। कर्ली टेल्स करती है, ये सोशल मीडिया पर अपने बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव वीडियो डालती हैं। जितना हो पाए उतना कोशिश तो करो। हाँ, बता तो लगे, बाबा की स्टोरी कवर करते हो तो पसीना बहाना पड़ता है। उतना ही करना काम्या कि अगला भी एपिसोड कर पाओ। कभी पता लगा कि बाबा की होड़ करते करते मसल फुल हो गए। अब इसके लिए तो बड़ा अभ्यास चाहिए। अब 100 साल तक सबको जवान रखना है। 100 साल तक बूढ़ा होना, बीमार होना मना है। अब 2-3 ही करवाएंगे काम्या से। चलो ऐसे 1 2 and 3 1 2 and 3। अब कोशिश कर लो, अगला दाहिना पैर आगे देखो, ऐसे नीचे झुके और फिर ऊपर उठे। क्या बात। पर स्वामी जी को साथ योगा करता देख काफी मोटिवेशन मिली। आई फाइनली गॉट ए ग्रिप और मुझे लगता है कि मेरे योगा स्किल्स से बाबा जी फाइनली इम्प्रेस हो ही गए। भाई मजबूत छोरी है। फिर ये ऐसे और वापस ऐसे। ताली बजा दो भाई एक बार काम्या। तीन बजे के उठे हुए स्वामी जी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, गोइंग लाइव ऑन टेलीविजन। अब एक और बार वो लाइव जाने वाले हैं। मैं तो आ गई, बट इट वाज अमेजिंग टू बी ऑन द स्टेज जहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलती है। और मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने और यही समझा कि सबसे ज़्यादा हमें प्रायोरिटाइज करना होता है हमारे स्वास्थ्य को, जिससे मिलती है हमें सौंदर्य, सफलता और 100 साल जीने की शक्ति भी। So I'm all set to live for 100 years. बाकी मुलाकात होगी उनसे उनके लाइव सेशंस के बाद। अब मैं देख रही हूँ पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी कोई बैटरीज भी है जो एवर रेडी और ड्यूरासेल को छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो बैटरी है। हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ह्यूमन प्रोडक्ट। रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं। अगर आपका मुझे रूटीन। मैं 3 से 3:30 बजे, जैसे कभी कभी 11-12 बज जाते हैं ना, तो फिर 3:30 बजे, तो 3-3:30 बजे उठना, 1 घंटे अपना वैयक्तिक ध्यान करना, पर्सनल अपना जो मेडिटेशन आदि वो करना, फिर दौड़ लगाना। वो तो फिर देखा आज हमने। ये मेरा लाइव चलता है आस्था चैनल के ऊपर 4:45 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। फिर इंडिया टीवी पर लाइव चलता है। फिर 9 बजे मैं फेसबुक लाइव करता हूँ। सुबह सुबह मेरे साथ 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ये डेली का काम है। मेरी सुबह 3 बजे से शुरू होती है और 10 बजे तक लगभग मेरा ये योग का कार्यक्रम रहता है। और फिर 10 AM to 10 PM फिर मेरा कर्मयोग चलता रहता है। फिर उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है। 3 बजे के आप उठे हुए हैं, मेरे सामने ही हैं, कुछ खाया पिया तो है नहीं,
तो कब खाते हैं आप वो जो एक मील खाते हैं? एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। अच्छा, इसे पता है हिंदी में आप? एक बार खाएंगे हाँ जी। सदा निरोग रहेंगे। अच्छा। 2 बार खाएंगे, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, 3 बार खाएंगे सदा रोगी रहेंगे, 4 बार खाएंगे तो मरेंगे। ये तो बार बार खाने वाली बात है ना, हाँ जी। ये बहुत बेकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने लगभग 500 किले जीते और हिंदवी साम्राज्य की नींव डाली, हाँ जी। वो शुद्ध शाकाहारी थे और एक बार दोपहर को खाना खाते थे, शाम को फलाहार करते। मैं तो एक बार खाता हूँ और उसमें भी 99% अनाज नहीं खाता, शाक सब्जियां फल और फुल ऑफ एनर्जी। आप देखो मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा वेट 65, मेरा बीपी नीचे का 70 ऊपर का 110 है, मेरा शुगर लेवल 70-75 है और मेरा एनर्जी लेवल आसमान जितना है। वाह। तो अनाज नहीं खाते, मतलब राइस रोटी? वैसे मैंने करीब 20 साल तो अनाज खाया ही नहीं। हाँ जी। अभी मैं कभी कभी मिलेट्स आदि ले लेता हूँ, वो भी कभी कभी महीनों बंद कर देता हूँ। खाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? हाँ जी, पहले बताएं। फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, पहले कच्चा रो खाओ, उसके बाद पका हुआ खाओ, लास्ट में मीठा खाओ। और मीठा भी मीठे में खाते हो चीनी आप? नहीं। अच्छा। फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स ये मीठे हैं ना, हाँ तो जी। उसमें जैसे आप गुड़ का, शक्कर का और खजूर का, अंजीर आदि का बना हुआ कोई मीठा आदि आप खा सकते, चीनी नहीं। रात को तो मीठा कतई नहीं खाना चाहिए। रात को मीठा, चाय, कॉफी, दही, छाछ, चॉकलेट ये रात को नहीं खानी चाहिए। किसी को नींद ना आती हो तो प्याज खा सकता, प्याज खाने से नींद बहुत जोरदार आती है। तो आप कितने बजे खाते हैं खाना, जो एक ही बार दोपहर खाते का हैं? 12 बजे, 11 से 12 के बीच में, और शाम का फल लेते हैं हाँ जी। वो 7 बजे से पहले। आप कभी बीमार पड़ते हैं? बुखार, देखो, कमजोरी? बचपन से लेके आज तक। एक बार गुरुकुल में था तो बहुत भयंकर मच्छर काटते थे, वो मोटे मोटे ऐसे होते थे, कोई मच्छरदानी तो बहुत दूर की बात है, वह तो खिड़की दरवाजे भी पूरे नहीं होते थे, पेड़ के नीचे सोते थे, ऐसे ही सो जाते थे रात को। उस समय जरूर एक बार बुखार हुआ, बाकी आज 50 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। नो सर्दी, नो जो कफ कोल्ड, नो डायरिया, फूड पॉइजनिंग, कभी नहीं? क्यों भाई? ऐसा पॉसिबल है? आई एम लाइव एग्जाम्पल। वाह। अच्छा। कोई तो डॉक्टर होगा, कोई तो हॉस्पिटल होगा दुनिया में जो कहे कि स्वामी रामदेव मेरे पास आया था। एलोपैथी की दवाओं को कहते हैं अड़ता भी नहीं, छूता भी नहीं। क्यों भाई? जरूरत नहीं है ना। हाँ जी। दवाइयाँ नेसेसरी नहीं है। और 200 साल पहले तो एलोपैथी की दवाइयाँ ही नहीं थी, तो सब प्रकृति के निसर्ग के साथ ही तो जीते थे। आज सुबह इतनी ठंड थी, मैंने 2 लेयर्स पहने हुए थे, पर आपने जो पहना हुआ है, आप ऐसे रहते टॉपलेस, आपको ठंड नहीं लगती? कितनी ठंड थी आज सुबह, मैंने जब चेक किया 9 डिग्रीज, और अभी तो 5 डिग्री नहीं, मैं तो ऐसे -5 डिग्री पर ऐसे ही रहता हूँ। मैं तो एक बार चाइना बॉर्डर चला गया ऐसे ही, वहाँ मेरे साथ वाले सिक्योरिटी वाले सब बोले, अरे स्वामी जी यहाँ -20 डिग्री है। मैंने कहा योग में ताकत है, बल, ज्ञान, शक्ति, एनर्जी, पावर, हीट हमारी अंदर है। जिसके भीतर की हीट खत्म हो गई वो ठंडा ही पड़ जाएगा। तो सब कुछ अपने भीतर है, योग का सिद्धांत है। अच्छा बताएं फिर, आपकी ये चप्पल भी मैंने जो देखी, हाँ, ये वुडन, ये वुडन, क्या देखा इसे ना? क्या कहते हैं? ये खड़ाऊ कहते हैं, पादुका। खड़ाऊ। हाँ। अच्छा, बहुत ठीक है। बहुत जबरदस्त है। ओह, पर अच्छा ये कंफर्टेबल है? ये कैसे, आप कैसे चल लेते हैं इसमें? चल नहीं लेते, इसमें दौड़ते हैं, सीधे भी उल्टे भी। गिर जाएंगे, संभालिए। हाँ? ऐसे बैक वॉक, बैक रनिंग ऐसे करनी चाहिए। हाँ जी। तो ये तो प्रैक्टिस है। और ऑरेंज कलर क्यों, क्या ये रेड कलर, ऑरेंज कलर? ये हमारी एक परंपरा है। अब जैसे आज भी आपने मैचिंग पहन रखा है। आपसे मैच कर रहे हैं आज। तो हमारे सनातन धर्म में सन्यासी भगवे पहनते हैं, और इस्लाम में कुछ लोग काला पहनते हैं, कुछ अलग अलग हमारे संप्रदायों में भी कुछ लोग हरा आदि पहनते हैं, फिर जैनियों में श्वेत वस्त्र आदि पहनते हैं, इनमें भी ईसाइयों में भी हमारे श्वेत पहनते हैं, पोप आदि, उनके जो पादरी आदि होते हैं। ये तो अलग अलग, और मैं तो सबका रेस्पेक्ट करता हूँ। देखो, मैं ये पोंगा पंथी वाला और किसी भी तरह से डिस्ट्रक्टिव सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सबका सम्मान करो, अपने स्वयं से, अपनी निजता से जुड़े रहो। जैसे मेरी माँ तो मेरी माँ है, मैंने कि दूसरी की माँ का अनादर नहीं करूँगा। अपनी माँ तो सर्वोपरि है। ऐसे अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा, अपनी निजता, इसको सर्वोपरि रखें। मैं कहता हूँ करीब 10-11 भाषाएं बोलते, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा, संस्कृत भाषा, इसको सर्वोपरि रखता हूँ। तो हमारे अंग्रेजी ने दिमाग में ना चढ़े, वो हमारे नीचे रहे। मोटरसाइकिल और गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी 2 पैर वाली साइकिल और इस साइकिल में चलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपकी छोटी वाली साइकिल मंगाई है मैंने। अच्छा। हाँ, और ये बड़ी वाली साइकिल मैं ले लेता हूँ। आप सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं, मैं भी आप ही के साथ उठी हूँ आज। हाँ, और लेकिन आपकी भी आपने- एनर्जी देखते ही बनती है।
है मैंने 50 सालों से हाँ जी। छुट्टी की छुट्टी कर रखी। एक भी छुट्टी नहीं ली कभी? ना। सैटरडे संडे? आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। चलो भाई। तो स्वामी जी, आपको बचपन से ही योगा के प्रति इतनी रुचि थी? मैं 5-7 साल का था तब से योग की किताबें पढ़ी और मैंने किताबों में चित्र देख देख करके, फोटो देख देख करके योग सीखा। आज मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ और 35 साल से तो करा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ, यद्यपि मेरी बायोलॉजिकल एज लोग 25-30 ही मानते हैं। वैसे क्या है आपकी उम्र? अब मैं थोड़ी दिनों में 60 का हो जाऊंगा। Really? और ठाठ से जी रहा हूँ। क्या बात है। तो पर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने इतना इंटरेस्ट लिया? परिवार में तो खेती होती है। वैसे तो भारत कृषि और ऋषि संस्कृति का देश है, लेकिन परिवार में ये बात सच है कि कृषि होती थी। बचपन में मुझे जरूर पैरालिसिस हुआ और उसको मैंने करीब 99% तक रिकवर कर लिया। अभी भी लेफ्ट आई पर, लेफ्ट फेस पर थोड़ा सा उसका असर देखने को आपको मिलता है। हाँ जी। पेट बड़ा मोटा सा था। अच्छा। और लोग हमको गांव में अक्षम कहते थे। अक्षम से हम सक्षम बन गए योग करके। पर सुना है बचपन में आप घर छोड़कर चले गए थे, तो आपके माता पिता तो आपसे बड़ा नाराज हुए होंगे? माता पिता थोड़े से दुखी थे क्योंकि मैं विदेशी शिक्षा पद्धति का घोर विरोधी हूँ। जब अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, तो फिर ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी क्यों? उन्हीं पूर्वजों की विरासत को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप योगा सीखते रहे, पर आपने ये भी डिसाइड कर दिया और बहुत यंग उम्र में कि आपको सन्यासी बनना है। जो भागे हुए लोग हैं वो सन्यासी नहीं, जो जागे हुए लोग हैं वो सन्यासी है। सन्यासी पलायनवादी नहीं होता, सन्यासी स्वार्थी नहीं होता, जो एक संसारी होना चाहिए और जो सारे संसार को संभाल सके, वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार का ख्याल रख सके, इतनी बड़ी जिसकी सोच हो, उसको सन्यासी होना चाहिए। इसमें वस्त्र कोई मायने नहीं रखते। संसार में थोड़ा थोड़ा तो सुख है ही ना, नहीं तो दुनिया क्यों पगलाई हुई है, बावली हो रखी है। शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो क्षणिक सुख जिसको पाना हो उसको संसारी होना चाहिए, और जिसको असीम सुख पाना हो, असीम शांति पानी हो, असीम सेवा करनी हो, जीवन का अनंत विकास करना हो, ये अनंत की यात्रा है सन्यास। पर मैं सोच लिया था कि अपना घर नहीं बसाना, इस बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना। ये सन्यासी बनने का तो मैंने 9-10 साल की उम्र में सोच लिया था। 15-16 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया। मैं बहुत सारे गुरु से मिलती हूँ, सभी स्पिरिचुअल ज्ञान देने की ऑफ कोर्स चाहते हैं और यही चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह हो। पर आपके साथ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप स्वास्थ्य को, हेल्थ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, तो मैंने स्वास्थ्य को केंद्र में रखा, योग को। और योग में मैं खाली व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान नहीं। आपने देखा मैं योग के जो सभी जो अंग हैं, योग के सभी जो स्टेप्स हैं, उसके घटक हैं, उनको सबको साथ में लेकर के चलता हूँ। योग से लोग रोग मुक्त होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, हिंसा मुक्त होते हैं, जितने भी प्रकार की अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें, उनसे मुक्त हो जाते हैं। पतंजलि की नींव कैसे पड़ी और किस तरह से आपने सोचा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें जिससे लोगों का लाभ हो? मैंने भारत की गुलामी का इतिहास पढ़ा तो शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के विदेशी कंपनियों ने देश को लूटा। 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ये लूट हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये लूट ना हो। हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अपना देश का पैसा देश में रहना चाहिए। सीधी सी बात है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिलोसफी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे। ने जो पैसा आया पतंजलि के पास, उसको किस में लगाया? पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में, यहाँ योगग्राम निरामय में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इसमें लगाया। पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में लगाया। आज हमारे 5000 से ज्यादा सेंटर्स हैं पूरे देश में। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमने देश की सेवा में लगाया। ये क्या, इन्होंने क्या किया? यूनिलीवर की कोई देश के लिए एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बताओ कि व्हाट ही डिड फॉर नेशन। हमने सस्ते, सात्विक, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट एनी एडल्टेशन, और उसके ऊपर फिर बहुत रिसर्च किया। आज हमारा रिसर्च सेंटर 500 साइंटिस्ट और 2000 डॉक्टर्स, 2500 लोगों की टीम काम करती है। पतंजलि का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 1 लाख लोग यहाँ पर सेवा देते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करीब 5 लाख, और अभी 5 लाख को और जोड़ने का विचार है। अब तो अमेरिका में भी स्वदेशी का नारा गुजरा है, नेशन फर्स्ट, मेड इन अमेरिका,
मेड बाई अमेरिकन। ट्रम्प ऐसे करके तो जीता है। फूड पार्क, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमारे पास में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स में रिसर्च का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरुकुल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन और शिक्षा संस्कार का समन्वय से आचार्य कुलम, वर्ल्ड की श्रेष्ठतम A+ क्रेडिट हमारी यूनिवर्सिटी जो है, A ग्रेड का हमारा आयुर्वेद का कॉलेज। हमको 3rd क्लास ऐसे 4th क्लास का काम पसंद, A ग्रेड का काम है। रेवेन्यू की माने तो आपने एक बार बताया था 10 से 15,000 करोड़, ये कुछ 8-9 साल पुरानी बात है। अब मैं देखती हूँ ऑनलाइन तो 70,000 करोड़, पर पता नहीं अब क्या रेवेन्यू है, ये आप ही बता सकते हैं। 50,000 करोड़ प्लस है अभी ग्रुप का। अच्छा। 1 लाख करोड़ का टारगेट है और ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बस इसके लिए एक ही चीज चाहिए, पूरी ऑनेस्टी, पूरा डेडिकेशन, सभी दिशाओं से आपका जब पुरुषार्थ होता है ना, तब आप ये सब अचीव कर पाते हैं। बड़े बड़े आंकड़े है ना, आदमी को कहना आसान है, इसके करने के लिए बड़ी तपस्या लगती है, बड़ा पुरुषार्थ लगता है। जैसे हमारे बारे में मुंह उठा के बहुत से लोग बहुत से अनर्गल बातें करते हैं, गालियां भी देते हैं कुछ लोग हमको कि बाबा जो है योगी नहीं, सन्यासी नहीं, व्यापारी है। मैंने कहा हम व्यापारी नहीं हैं, हम उपचार और उपकार की भावना से संसार को अपना परिवार मान करके, MNCs के लिए तो देश एक बाजार है, दुनिया एक बाजार है, हमारे लिए तो सारा संसार एक परिवार है। और आज ये जो कुछ किया है इसके लिए इस जन्म की 50 वर्षों की और अनेक जन्मों की तपस्या लगी है, माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद इसके पीछे है, नहीं तो कैसे हम सब कर पाते। तो यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें कोई तकलीफ हो, किस तरह की तकलीफ हो और यहाँ आकर रह सकते हैं, कैसे होता है यहाँ? अगर क्रोनिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस से लेकर के तमाम तरह की वो समस्याएं जिनका वो एलोपैथी में कंट्रोल तो कर सकते हैं, जिनका क्योर नहीं है ना, उनका हम क्योर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो आप नेचर के साथ साथ, अब देखो यहाँ इतना अच्छा स्विमिंग अब पुल आ गया है और इसमें आप हाथ डालो, पैर डालो। अभी तो गर्मी हो गई है, अभी तो 9 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, अभी नहीं है। हाँ। कितना ठंडा तो है, पानी तो ठंडा है लेकिन कितना साफ है देखो। हाँ जी। तो ऐसे मैं हाइजीन के प्रति भी बहुत सजग रहता हूँ। अच्छा। माने चारों तरफ स्वच्छता भी हो और वो हाइजीन केवल फिजिकल नहीं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतना, सब कुछ हमारा पवित्र हो, है ना। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आए और आज इतना बड़ा आपका जो एम्पायर है बिजनेस का, वो कोई छोटी बात नहीं है। एक इतने जायंट्स के सामने आपने एक कंपनी खड़ी कर दी है, इससे बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, कंट्रोवर्सी भी होती है, आप पर उंगलियां भी उठाई जाती है, लोगों में ईर्ष्या है। गांव की भाषा में बोलूं, मैंने किसी की भैंस खोल रखी है, किसी की खूड बा रखे, किसी का कोई नुकसान कर रखा, मैंने चींटी से लेकर के हाथी तक, एक नॉर्मल आदमी से लेकर के जो आज सतह के समृद्धि के शिखर पर है, किसी आदमी का कोई मैंने बुरा नहीं किया। क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्यों मेरे बारे में बुरा भला कहते रहते हैं? कहते हैं ईर्ष्या है, द्वेष है लोगों में। आपको गुस्सा नहीं आता? क्या गुस्सा करना है, बेचारे अविवेकी है, दया के पात्र है। अविवेकी लोगों पर, अविवेकी शब्द मतलब आम भाषा में मूर्ख, गांव की भाषा में बावड़े लोगों पर क्या गुस्सा करना। उनका विवेक उतना ही है, उनका ज्ञान उतना ही है, उनकी समझ उतनी है। बोले ऐसे तो देश नहीं बनेगा ना। देश को बनाने के लिए कम से कम 100 और मैं तो कहता हूँ 1000 पतंजलि खड़े होने चाहिए, 1000 टाटा बिरला अडानी खड़े होने चाहिए, 1000 इंफोसिस खड़े होने चाहिए, विप्रो खड़े होने चाहिए। अजीम प्रेम जी ने भी अच्छा काम किया, हिंदू मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है, चारों लोग खड़े होने चाहिए ना। देश को आगे बढ़ाना। हम कहते हैं हमें भारत से गरीबी को मिटाना, और गरीबी नहीं मिटाएंगे। और कैसे आप गरीब को मिटाने में लगे पड़े हो? आपको भारत को स्वस्थ समर्थ बनाना है, भारत को सुपर पावर बनाना है, तो आपको जो है बिजनेस को क्रिटिसाइज करना बंद करना पड़ेगा, समृद्धि को क्रिटिसिज्म बंद करना पड़ेगा, हमको अच्छी चीजों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। दुनिया में कोई बढ़ता है आगे, उसकी बढ़ाई होती है, हिंदुस्तान में कोई बढ़ता है उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। तो लैग पुलिंग बंद होनी चाहिए। कई सारे साधु बाबाओं ने हमारा जो विश्वास है उन पर वो थोड़ा सा हिला दिया है, पर ये है कि थोड़ा इंप्रेशन खराब हो गया है साधु और बाबाओं। बुरे लोग कहाँ नहीं है, बाबाओं में बुरे लोग हुए नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे पवित्र जगह है, ये बहुत पवित्र व्यक्तित्व है। राजनेताओं में कितने भ्रष्ट बेईमान बदमाश हुए, पॉलिटिशियंस से लेकर के आप मीडिया में चले जाओ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हर गांव गली मोहल्ला में चले जाओ, घरों में, परिवारों में कितने लोग अपनी पत्नियों को प्रताड़ना देते हैं। कुछ पत्नियां भी जो है कितने पतियों पर सोटे बजाती हैं। तो हर जगह प्रताड़ित लोग हैं, प्रताड़ित पति, प्रताड़ित पत्नी। एक रिलीजियस पावर, स्पिरिचुअल पावर, और एक दूसरी पॉलिटिकल पावर। इन दोनों के शिखर पर जो लोग हैं उनको लोग बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। धर्म भी बदनाम होता है, देश भी बदनाम होता है।
मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक संस्कृति हूँ, मैं देश हूँ। मेरी हर एक अच्छे बुरे काम का प्रभाव मेरे देश पर पड़ता है। मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे देश का गौरव बढ़ता है। आज पूरी दुनिया में हमने योग का, आयुर्वेद का, वेदों का, सनातन का गौरव बढ़ाया। तो यदि कोई गलत करता, ऐसे ही बदनाम भी होता। आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है हर एज ग्रुप में। आपको यूथ क्या लग रहा है, यूथ भी आ रही है आपकी फॉलोइंग में या? यूथ तो मैं प्रति कर रहा हूँ आप नहीं, बिल्कुल नहीं। युवाओं को हेल्थ चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, लोगों युवाओं को मोटिवेशन चाहिए। जो हमारे युवाओं को चाहिए वो सब कुछ उनको पतंजलि में दिखता है, स्वामी रामदेव में दिखता है। मैं यूके में गया तो वहाँ बोला मैं समझे आपको हक करना चाहता हूँ, हक करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई हक ना हो तो अपने घर में हक क्या हो हमारे गले मत पड़ो। तो ये गांव की भाषा में हमारे यहाँ पर हगना बहुत दूसरे अर्थों में प्रयोग होता है। तो हमको सच में पता भी नहीं था, हम तो गुरुकुल के पढ़े हुए थे, हम हगने मुतने का मतलब दूसरा ही पता था। फिर आपने हक किया उनको या नहीं? उनको हमने प्रेम बांटा खूब दिल भर के। पतंजलि की कहानी बिना बालकृष्ण आचार्य जी के अधूरी होगी। ये ना सिर्फ बाबा रामदेव के बचपन के दोस्त हैं, बल्कि पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के को फाउंडर भी हैं। गुरुकुल खानपुर है हरियाणा में, वहाँ रहा। उसके बाद उसको छोड़ छाड़ करके फिर मैं निकल गया दूसरे गुरुकुल में चला गया। परंतु कुछ महीनों की हमारी मित्रता थी, पर कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में वो चीज़ें थी। 87, 88 से लेकर के ये 90 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो फिर स्वामी जी वहाँ पहुँच गए, तो हम फिर उसी गुरुकुल में, गुरुकुल कालवा है हरियाणा में, जेंद में, हम वहाँ पहुँच गए। 94 से एक तरह से फिर ये एक निरंतरता हमारी बनी रही। बिजनेस माइंड आपका है। अच्छा, आपको देख करके लगता है कि मेरे दिमाग में कोई बिजनेस वाली चीज घुसी होगी। जिस परिसर को आप देख रहे हैं, ये जो पूरा परिसर है, जब चहल पहले, ये हमने 2006 के अंदर इसका उद्घाटन किया था। माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ साथ में लगभग इस देश के 14-15 मुख्यमंत्री भी इसके उद्घाटन में आए थे। तो हमने जो शुरू किया था, हमारा एक ही संकल्प था कि योग और आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब हम आए हैं पतंजलि के मेगा स्टोर में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ। तो पतंजलि के आज क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? सच बताऊं, बता। मैंने भी नहीं गिने। सच्ची? ये हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश एक तरह से कह सकते हैं ये पतंजलि का सबसे पहला प्रोडक्ट है। मेरी रिसर्च के हिसाब से 2800 या 3000 तक प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के। अब इतने हैं या नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। उससे ज्यादा हैं। यदि हम वैरायटी की बात करें, हम अभी इसको कहते हैं च्यवनप्राश में काउंट करें तो ये एक होगा, पर च्यवनप्राश की वैरायटीज में काउंट करें तो ये 5 हो गया हमारे पास। इस तरह से करते हैं तो लगभग हमारे पास टोटल मिला करके, यदि जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं या फूड आइटम है, सब मिलाते तो 5000 से ज़्यादा तो हम हो जाते हैं। अच्छा, उतने ज़्यादा हैं। औषधीय गुण और जड़ी बूटियों को बिना कम किए कैसे टूथपेस्ट बन सकता है, तो ये हमारा था टूथपेस्ट की शुरुआत। मतलब ये ट्रेडिशनल चीजों को किस तरह से मॉडर्न लाइफ में यूज किया जाए, उसका एक पूरा आप रिसर्च करते हैं। तो कोई जगह है जहाँ सारी बिल्कुल रिसर्च होती है? हम आपको दिखाएंगे भी, रिसर्च सेंटर भी हम दिखाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छी वैज्ञानिकों की टीम भी है, बहुत बेहतर, हाँ, साइंटिस्ट हैं। हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने का सामर्थ्य हमें होना चाहिए, तो वही चीज़ जीवित रहती है। आप दुनिया को अच्छी भाषा में समझाते हो तो दुनिया आपको फॉलो करती है। सिंपल सी बात है। तो आप भी 3:30 बजे उठते हैं? नहीं, मैं लेट उठता हूँ। लेट मतलब कितने बजे? 5 बजे तक उठ जाता। 5 बजे लेट नहीं होता 5 बजे भी जल्दी होता है। कोई भी दो रिश्ते हो, जब आप तो दो मित्र हैं, कभी ये नहीं होती अनबन आप दोनों के बीच? अनबन हम लोगों की कभी भी आज तक, मैं कई बार सोचता हूँ, हम लोग विचारों को लेकर के, कोई कार्य जैसे रहता है, स्वामी जी की दृष्टि रहती है कि इस कार्य को ऐसा करना चाहिए, हमारी दृष्टि रहती नहीं इसको ऐसा करना चाहिए। हाँ जी। इतनी चीज तो होती है।
हाँ जी। इस कार्य को छोड़ करके, कार्यों को, कामों को छोड़ करके किसी चीज में कोई अनबन है ही नहीं। ना स्वामी जी को कुछ चाहिए, ना हमारी चाहत है, ना घूमना, ना कपड़ा, ना डिमांड, दोनों की है ही नहीं, तो कोई झगड़ा टंटा है नहीं। चलो आ गया रिसर्च ये रिसर्च सेंटर में हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी तरह की, जैसे आयुर्वेद में जो प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं ना, अलग अलग हम धातुएं हैं, पत्थर है, चीजें हैं जो यूज करते हैं, वो भी है। हमारे पास बहुत सुंदर हर्बल गार्डन भी है। अच्छा। तो अब आपको रिसर्च सेंटर को थोड़ा दिखाते हैं। हाँ जी। रिसर्च में हमारे कई सारे डिवीजन हैं। और बाकी हमारे सब साइंटिस्ट लोग हैं, यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ये बड़े बड़ी संस्थानों में, दुनिया में, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर काम करने के बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। मेडिकल रिसर्च है, मैं पीएचडी न्यूरो साइंस में हूँ। यहाँ आप जितने लोग यहाँ देख रहे हो सब साइंटिस्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग मॉडर्न मेडिकल साइंस की हुई है। दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट हैज कम फ्रॉम नासा वेयर वी हैव नाउ वर्क टू इंट्रोड्यूस माइक्रोग्रेविटी। ऋषियों ने अलग अलग पौधों के गुण लिख रखे हैं, तो फिर हम उसके आधार पर संभावना कर सकते हैं कि हाँ, ये औषधि जब इस चीज़ में काम करती है तो इससे मिलते जुलते लक्षण वाले रोगों में ये भी प्रभावशाली हो सकता है। तो हमको एक आधार मिल जाता है, उस आधार को साइंटिफिकली वैलिडेशन के लिए हमारे पास रिसर्च लैब है। जड़ी बूटियां और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बनाई गई दवाइयां पहले जानवरों पर टेस्ट की जाती है और फिर इंसानों पर। ये अलग अलग जितने भी प्लांट्स हैं, हम लोग यहाँ पर हर्बेरियम बनाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जगह से, देश से। नीचे पूरा इसका हमने एक जगह पर इकट्ठा भी कर रखा है और सबका रिकॉर्ड है कहाँ से है ये? दुनिया में 3,60,000 तरह के हैं लगभग। यदि हम बात करें फ्लोरा वगैरह की दृष्टि से तो इंडिया में लगभग 22,000 के लगभग हैं। और हम लोग अभी उसमें से 22,000 में से भी एक लिस्ट बना रहे हैं मेडिसिनली कितना हो सकता है। तो अभी तक जो लिस्ट है लगभग 2,000 पौधों की थी, हम लोग जो कर रहे हैं करीबन 14,000, 2,000 की तुलना में 14,000। और आपका मानना है कि जितना भी कुछ हमारी प्रकृति ने हमें दिया है सारा सल्यूशन और इलाज उसी में है? ये देखो, जो पुराने जमाने में जो होते थे ना, हम लोग काम करते हैं तो ये इस तरह, इसको बोलते हैं ये ताड़पत्र। ये ताड़पत्र में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कागजों में बहुत पुराना लग रहा है। कितने सालों पुराना होगा ये? ये होगा कम से कम 300-400 साल पुराना। और इसमें क्या लिखा हुआ है? ये अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग हमारे पास पूरे उसकी एक्सपर्ट की टीम है, अलग अलग लिपियों में है। बट ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर पूरी धरती में जितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं उनमें से करीबन 60,000 पेड़ पौधों के यहाँ पर या तो आप कैनवास पेंटिंग्स देखोगे या आप लाइन ड्राइंग देखोगे। यानी कि दुनिया के लगभग हमारे पास 60,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों के लाइन ड्राइंग और कैनवास पेंटिंग्स हैं। हमारे पास करीबन 32,000 कैनवास पेंटिंग्स हैं और उनके पास 300 साल में 11,500। वो इकलौती संस्था थी जो फर्स्ट थी। आज हम फर्स्ट हैं 32,000 पौधों के पेंटिंग्स के साथ, वो सेकंड है 11,000 के साथ। वाओ। दुनिया के लगभग 2,000 से ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग तरह की जो जनजातियाँ हैं जो पौधों से साथ संबंध रखते हैं, वो उस पौधे का क्या प्रयोग करते हैं वो भी पूरा डिटेल आपको उसमें मिलेगा। और इतना ही नहीं, लगभग टोटल नामों की संख्या तो 12 लाख नाम है हमारे पास। वाह माय गॉड। पर आप दोनों ही सन्यासी हैं। वैसे तो आप 100-150 साल दोनों ही जिएंगे, पर आगे सोचा है ये साम्राज्य जो इतना बड़ा क्रिएट हुआ है ये कौन संभालने वाला है आगे? क्योंकि हम ट्रस्ट के भाव से ही काम करते हैं, ट्रस्टीशिप में। तो ये ट्रस्ट के रूप में ही हमारे आगे जो श्रद्धेय स्वामी जी ने दीक्षा दे करके सन्यासी ब्रह्मचारियों की जो परंपराओं को बढ़ाया है, उसी परंपरा से आगे चलता रहेगा। पतंजलि का मानना है कि आज उनकी रीच भारत में 140 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है और दुनिया भर में ये संख्या 200 करोड़ तक है। लेकिन अब बात सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, लाइफस्टाइल की भी है। तो आइए स्वामी रामदेव के खाने पीने के अंदाज और उनके फॉलो किए जाने वाली डाइट को जानते हैं। पहले जो है वो फल खाने चाहिए। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाएंगे, हाँ जी, बाद में फल खाएंगे। तो सबसे पहले आप अंगूर खाइए और ये सलाद खाइए और इसको चबा चबा के खाइए। एक ग्रास को ऐसे तो 32 बार चबाने का विधान है। तो ये
इतना स्वादिष्ट है। और ये इसको खाने से खून तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाम तो ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन ये एकदम देसी है। योगग्राम में अपन जहाँ शूटिंग कर रहे थे, हाँ जी, वो ड्रैगन फ्रूट तो कहते हैं इंडिया का नहीं है, ये भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। और 100% ऑर्गेनिक है। और इसको खाने के बाद तो आपको लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो जीभ देखो, लाल होगी बिल्कुल। जिनको खून की कमी हो, हाँ अनार, जी। गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा हम पिलाते हैं। ये सलाद, खीरा, मूली पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो चीजें खाते हैं ना पहले, हमारे पेट में लगभग 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। मूली लीवर के लिए बहुत अच्छी है। मूली खाने वाले को कभी जिंदगी में स्टोन नहीं होगा। पहले खा लो, डकार भी नहीं आएगी। पहले रो खाओ, सलाद, फल खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ। जो चावल और गेहूं ज्यादा खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। जो चावल और गेहूं ज्यादा खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये निकाल देती हूँ, मुझे तो 100 साल तक जीना है आपकी तरह। तो चावल निकाल दिए, दाल भी निकाल दिया। ये पनीर, पनीर तो अच्छा होता है। पनीर दाल आप खा सकते हो। पनीर के अंदर और दाल के अंदर प्रोटीन होता है ना, हाँ जी, तो शाकाहारियों के लिए तो ये अच्छा सोर्स है। हाँ जी, पर फैट भी होता है ना उसमें, हाँ ये तो है। तो हम नहीं खाएंगे। जो आप खाओगे वही हम खाएंगे। अब ये खाओ, खीर खा सकते हैं, सीताफल, सीताफल खाओ। ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, सीताफल जो है ना, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। ओके, इसमें इसके खाने वाले को कभी एसिडिटी नहीं होगी। और लड्डू, जलेबी, सारे पकवान इसके सामने फीके हैं। और हम ऐसे चम्मच से ही खा लेते हैं इसको। हाथ खराब भी नहीं हुआ। मैं चीकू भी ऐसे खाता हूँ, सीताफल भी ऐसे खाता हूँ, आम भी ऐसे खाता हूँ। हाँ, लौकी है तो कच्ची वाली, लेकिन कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी और बिल्कुल सात्विक। उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है यहाँ पे। बिना लहसुन प्याज। तोरी भी ऐसी टेस्टी है। और मैं ज्यादातर देसी वाली तोरी खाता हूँ, खुरदरी वाली। एक चिकनी वाली होती है ना, लाइनों वाली खाते हैं आप, जिसमें लाइनें होती है ना, जो थोड़ी। साउथ इंडिया में बहुत खाते हैं उसको। अच्छा। तोरी का ही, हीरे का ही, लौकी तोरी। और ये क्या है? गोभी। इसमें लगता है गोभी और आलू है। आलू, आलू खाते हैं आप या आलू नहीं खाते? मैं तो आलू प्रिय नहीं हूँ। नहीं हूँ। ना। अच्छा, अब हमेशा अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं अपने लंच में। फिक्स है मेरा, लौकी, तोरी, एक मिक्स वेजिटेबल बस। तो कभी ऐसा नहीं मन करता कि आज मैं छोले भटूरे खा लूं, आज गोलगप्पे खा लूं? छोले भटूरे, गोलगप्पे, पकोड़े, समोसे, ये हमारे मेन्यू से बाहर है। कभी ट्राई तो किया होगा आपने या नहीं किया? कभी किसी ने बहुत आग्रह से खिला दिया तो उसकी खुशी के लिए खा लिया। शायद आज तक मैंने एक बार भी जिंदगी में, जब घर पे था तो अपनी माँ से, और यहाँ पर सेवक आदि रहते हैं हमारे, कभी मैंने चाहा करके कि मेरे लिए ये बना दो, मुझे ये खाना है, ऐसी। क्योंकि मेरा मकसद भोजन नहीं है, मेरा मकसद कुछ एक बड़ा कार्य मेरी आंखों के सामने। मैं अपने ध्येय पर केंद्रित रहता हूँ। अर्जुन की तरह मुझे अपने लक्ष्य की, टारगेट की आंख दिखती है। तो इसलिए ये सब चीजें, आहार तो भगवान का प्रसाद है जो पा लिया भगवान का प्रसाद मान के। बॉलीवुड के गानों का धर्म परिवर्तन कर दिया। जैसे वो गाते हैं ना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल हमें। अब थोड़ी दिन बाद कहते हैं, दिल की ऐ धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। तो थोड़ी दिन में फिर उल्टा हो जाता है। तो हमारे यहाँ हम इसका आपके चरणों में आकर, गुरु भगवान की शरणागति के ऊपर हमने पूरा गानों को रूपांतरित कर दिया। तो सारे जितने भी फिल्मी गाने, उनके हमने स्पिरिचुअल वर्जन तैयार कर रखा। अच्छा, फिर उन्होंने जाकर उसका एक रीमिक्स तो नहीं बना दिया आपके स्पिरिचुअल वर्जन का? स्वामी रामदेव के साथ एक दिन बिताने के बाद एक बात तो साफ हो गई, कुछ भी असंभव नहीं। उनका कहना है कि उनकी सफलता का राज योगा है। अपने रूट से जुड़कर उन्होंने 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाई है और ये मानते हैं कि ये धन योगा का ही बाय प्रोडक्ट है। ये सिर्फ पतंजलि की नहीं, भारत की कहानी है।
जब इरादे मजबूत हो तो एक भारतीय हर मैदान में सफल हो सकता है और देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। स्टोरीज फ्रॉम भारत में हम ऐसे प्रेरणा देने वाली कहानियां लाते रहेंगे, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जज्बा है। मैं काम्या जानी मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। Until then, do remember to subscribe to Curly Tales.